Property laws, tax laws, specifically income tax, capital gain. So tax laws related to property. We'll see this in this presentation. Just give me a few seconds to share my screen. इसमें हम देखेंगे कि कैसे टैक्स लॉज का इफेक्ट प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर होता है. So this is last our presentation in series. बीच में अगर प्रॉपर्टी लॉ में आप प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में इसको रिवाइज करते रहो, या प्रॉपर्टी लॉ में आपके डीलिंग है, प्रॉपर्टी एजेंट आप हैं या डेवलपर है, तो बीच में देखना चाहिए. बहुत लंबे नहीं है वीडियो, कोई वीडियो 10 मिनट का, कोई वीडियो 15 मिनट का, कोई वीडियो 8 मिनट का, ऐसा ही होगा. उसका स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है. ऐप अवेलेबल रहेगा, हमारा अभी अपडेटेशन का काम चालू है. एंड फ्यूचर में जब भी आप ऐप विजिट करेंगे तो यू विल फाइंड इट विद सम स्टडी मटेरियल आल्सो. सो दिस इज अ लास्ट आवर पार्ट 20, taxation laws related to property, capital gain, will tax, like that. So capital gain tax under Income Tax Act 1961. Capital gain tax is a levied on profits and or gains arising from the transfer of a capital asset including real estate. कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर करते हैं तो परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस में जिसमें जो बीच में डिफरेंस होता है. सपोज कोई प्रॉपर्टी आपने यू हैव परचेस इन 10 लाख रुपीज एंड नाउ यू आर सेंडिंग आफ्टर 2 years इन 40 लाख रुपीज, सो 20 लाख रुपीज इज योर कैपिटल गेन. सो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, होल्डिंग पीरियड अप टू 24 months. 2 साल तक अगर प्रॉपर्टी आपने संभाल के रखी है, 2 साल तक होल्ड किया है, दैट टाइम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है. एंड टैक्स एज पर स्लैब, स्लैब के अनुसार जो टैक्स लगेगा. लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म ये 10% के करीब लगता है, ये कभी बढ़ता भी है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 months are taxed at 20% with indexation. 20% इसका है. की सेक्शंस है, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 45, चार्ज ऑफ कैपिटल गेन. 54 है एग्जेम्पशन ऑन LTCG if reinvested in another रेसिडेंशियल हाउस. जो मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में अगर आप करते हैं तो ये LTCG के अनुसार ये एग्जेम्पशन है. ये LTCG के में ये कैटेगरी में एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में. ये सब सेक्शन जो मैंने बताया ये इनकम टैक्स के अंडर है. और सेक्शन 54F है exemption if entire sale consideration from any asset is reinvested in a residential property. कोई भी एसेट जो है उसका कंसिडरेशन आप री इन्वेस्ट करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो इसका भी कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेम्पशन है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन एक देखा हमने. और जब हम रेंट से वगैरह देते हैं कोई प्रॉपर्टी या लीज से देते हैं, तो that time that income which generate in the form of the rent is called house rent property, income from house property. So applicable to owners of house property that it let out means किराए से देना, और deemed to be let out. टैक्स कैलकुलेशन ऐसा होता है कि एनुअल वैल्यू क्या है उसमें माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी का नेट एनुअल वैल्यू. तो एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. एनएवी जो इतना आया है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन. सपोज साल का किराया आपको आया है 1,20,000, म्यूनिसिपल टैक्स आपने भर दी है 20,000, ये लेस करो. ओके, तो नेट एनुअल वैल्यू आया आपका 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 रुपए नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो लेस करो. तो 1,00,000 रुपए के ऊपर 30% आएगा 30,000, वो लेस करो. अभी आया 70,000. इसमें से इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन
70,000 तो हाउसिंग लोन के लिए जो इंटरेस्ट लिया है, सॉरी, हाउसिंग के लिए जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट ये लेस करो। सपोज 70,000 में से 20,000 रुपया आपका इंटरेस्ट चला गया हाउसिंग लोन का, तो 50,000 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल इनकम में आएगा। एग्जाम्पल के साथ दिया है, अगर आपने समझ में नहीं आता है तो वापस इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा के दिया है। सेक्शन 24A जो है वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन NAV के ऊपर है, एंड सेक्शन 24B है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अप टू 2 लाख रुपीज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, नो लिमिट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, ये 2 लाख दिया है। वेल्थ टैक्स नाउ एबॉलिश। वेल्थ टैक्स अभी एबॉलिश हो गया है। अर्लियर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड कंपनीज, एबॉलिश फ्रॉम द ईयर 2016-17। टैक्स रेट इसका वेल्थ टैक्स का 1% था ऑन नेट वेल्थ एक्सीडिंग 30 लाख रुपीज। सपोज किसी का 30 लाख के आगे अगर वेल्थ है तो उसको एप्लीकेबल होता था 1%। सपोज आपका वेल्थ 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ का 1% कितना आता है, 10 लाख रुपए आता है। तो 10 लाख रुपए आपका वेल्थ टैक्स जाता था ऐसा। तो ये अभी एबोलिश कर दिया क्योंकि बहुत सारे टैक्स बढ़ गए, तो ये एबोलिश कर दिया। इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, अर्बन लैंड, सेकंड हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी नॉट इन यूज, ये सब में वेल्थ टैक्स लगता था, लेकिन नाउ इट इज एबोलिश। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने पीछे भी देखा है, यहाँ पे भी वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 5% to 6% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% रजिस्ट्रेशन फीस है, इसका कैप 30,000 है, यानी कि मैक्सिमम 30,000 रजिस्ट्रेशन फी होता है, कैप है। सपोज फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो 5 to 6% स्टैम्प ड्यूटी है। अगर मेल फीमेल करते हैं तो उसमें डिस्काउंट है थोड़ा सा। मेल करता है तो 6% लगेगी, तो फीमेल करी तो 2% डिस्काउंट है। दिल्ली में भी 2% डिस्काउंट है। तो 5 से 6 टक्के के दरम्यान में आपको, या 4 से 6 टक्के बिटवीन यू विल हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी एंड 1% ऑन रजिस्ट्रेशन चार्जेस। 1 करोड़ के ऊपर 1%, 1 करोड़ होता है, लेकिन मैक्सिमम कैप इसका 30,000 है, इसलिए आपको 1 करोड़ नहीं देना, 1 लाख नहीं देना है, तो 30,000 ही रजिस्ट्रेशन फीस देना है। तो टोटल आपका सपोज पहला 5 लाख आया और ये 1 लाख, सॉरी 30,000, तो 5,30,000 ही है, आपको क्या देना है, स्टैम्प ड्यूटी देना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है। दिल्ली में 4% to 6% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है अप टू 1.5 लाख अलाउड फॉर स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो आप देते हैं वो 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन भी अलाउड है, ये बहुत अच्छी प्रोविजन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST एप्लीकेबिलिटी ओनली टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ही GST एप्लीकेबल होता है। कंस्ट्रक्ट हो गया पूरा, पोजीशन या क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद अगर वो बेचते हैं तो फिर GST एप्लीकेबल नहीं है। GST इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। GST रेट है 1% फॉर अफोर्डेबल हाउस। 50 लाख के अंदर हाउस है अफोर्डेबल तो उसको 1% है, और 5% फॉर नॉन अफोर्डेबल हाउस। नॉन अफोर्डेबल हाउस जो है उसको 5% है। नो GST ऑन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज विथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मैंने पहले बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आता है तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए आपको GST एप्लीकेबल नहीं है, लगता नहीं है। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर TDS काटना जरूरी है, तो सेक्शन 194IA में दिया है इनकम टैक्स के। एप्लीकेबल व्हेन सेल वैल्यू एक्सिड्स 50 लाख। 50 लाख रुपए के आगे अगर जब सेल वैल्यू होता है तो ये एप्लीकेबल है। बायर मस्ट डिडक्ट 1% TDS एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। बायर ने, यानी कि जो परचेस करता है उसने 1% TDS सेलर के पैसे से लेस करना है और ये गवर्नमेंट को भरना है, ये मैंडेटरी है। पैन इज मैंडेटरी, अदरवाइज TDS इज एट 20%। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है तो फिर 1% की जगह पे 20% TDS आपको काटना पड़ेगा, तो फिर तो व्यवहार ही नहीं होगा आपका, इतना TDS काटेंगे तो।
इसलिए पैन नंबर जरूरी है। पैन नंबर का मतलब परमानेंट असेसमेंट नंबर। और ये परमानेंट असेसमेंट नंबर के लिए आप टैक्स पेयर रहना जरूरी नहीं है। टैक्स पेयर रहना जरूरी नहीं, आप बच्चा बच्चा पैदा होता है ना तभी आप पैन नंबर निकाल सकते हैं। पैन नंबर का और टैक्स रिटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म? तो अगर आप टैक्स एग्जिम्पशन में हैं तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड लेते हैं तो भी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैन कार्ड अगर लेते हैं तो आपको ये टीडीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली 1% का है। नहीं रहता है पैन कार्ड तो 20% का है। Other relevant provisions, Section 80C, deduction for principal repayment of home loan up to 1.5%, 1.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसमें होम का रीपेमेंट आप करते हैं। सेक्शन 80EE एंड 80EEA, एडिशनल डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर। याद रखना, फर्स्ट टाइम अगर कोई आप मकान परचेस करते हैं तो आपको 80C के अलावा एडिशनल डिडक्शन 80EE में भी है और 80EE में भी है। इसलिए इनकम टैक्स कानून है आपके पास स्टडी मटेरियल में, उसको देख सकते हैं। 80EE क्या है, 80EEA क्या है। ये 80 सेक्शन है ना, पूरा एग्जाम्पशन का ही है। तो 80 सेक्शन जितने भी है, 80A है, 80E है, सब सब पढ़ना चाहिए। जॉइंट ओनरशिप एंड टैक्सेशन, इनकम इज स्प्लिट इन प्रोपोर्शन टू ओनरशिप। अगर सपोज जॉइंट ओनरशिप लेते हैं, दोनों मिलके, आप और आपका फ्रेंड मिलके कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इनकम टैक्स विल स्प्लिट इन प्रोपोर्शन टू योर ओनरशिप। देन यूजुअल फॉर टैक्स प्लानिंग व्हेन प्रॉपर्टी इज को ओन्ड विद स्पाउस और अदर्स। आप आपकी पत्नी के साथ वगैरह प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो इसका टैक्स प्लानिंग करने में ये सब चीजें यूजफुल होती है। टैक्स ऑन रेंटल होम, tax under income from house property. Standard deduction 30% allowed irrespective of actual expenses. Actual expenses कुछ भी हो आपके, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मेरे आपका इसका ले लीजिए, इसका बॉम्बे ऑफिस का अगर लेते हैं तो सपोज बॉम्बे ऑफिस को किराया मेरा 30,000 है फॉर एग्जांपल। तो कितना होगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12×36, 3,60,000 हो गया। उसमें का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ओके, अगर मैंने उसके लिए लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट भी इसमें से लेस हो जाएगा, और जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है। की केस लॉज है, की केस लॉज है। की केस लॉज जो है वो CIT वर्सेस BC श्रीनिवासा सेट्टी 1981 का है। कैपिटल गेन रिक्वायरमेंट डिटरमिनेबल एक्विजिशन कॉस्ट है। कैपिटल गेन्स रिक्वायरमेंट डिटरमिनेबल एक्विजिशन कॉस्ट। ये CIT जो है डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या कुछ लॉन्ग फॉर्म अलग भी हो सकता है इसका, तो ये केस में दिया है। आरबी जोधा, आरबी जोधामल कथुलिया वर्सेस CIT। इनकम टैक्स का ये CIT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही एक विभाग है CIT। तो ओनर मस्ट हैव पोजीशन एंड एंजॉयमेंट। तो ये केस लॉज बोलता है आरबी जोधा का कि ओनर मस्ट हैव पोजीशन एंड एंजॉयमेंट। ओनर को पोजीशन मिलना चाहिए और एंजॉयमेंट भी करते आना चाहिए। CIT वर्सेस पोद्दार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल इनकम टैक्स वर्सेस पोद्दार पोदार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997 का है। बेनिफिशियल ओनरशिप सफिशिएंट फॉर टैक्सेबिलिटी, बेनिफिशियल ओनरशिप इज सफिशिएंट फॉर टैक्सेबिलिटी, ये केस लॉज में दिया है। चलो इसके कुछ रिलेटेड कुछ बेयर एक्ट से तो वो देख लेते हैं। बेयर एक्ट तो मैंने काफी दिए है। इनकम टैक्स एक्ट दिया है मैंने कल ही बताया था, तो भी एक बार देख लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, वो 80C सेक्शंस वगैरह वगैरह देखते हैं जरा।
ज्यादा बड़ा है नहीं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 है बेसिस ऑफ चार्जेस, बेसिस ऑफ चार्ज। इनकम चैप्टर 3 में इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हेड ऑफ इनकम, salaries, income from house property, profit and gain of the business and or profession, capital gains, उसे रिलेटेड सेक्शन नीचे दिए है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम ऑफ अदर्स पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी's टोटल इनकम। देन पार्ट 6 है एग्रेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सब आपको लॉस होता है तो कैरी फॉरवर्ड लॉस कर सकते हैं। आपको बिजनेस में लॉस होता है तो फिर लॉस में जाएगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। जैसा इनकम कैरी फॉरवर्ड, इनकम का इनकम टैक्स भरने भरता है तो वो बाद में कैरी फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉस जो है, लॉस रहने के कारण आपका इनकम कम हो गया तो इनकम टैक्स तो भरना ही नहीं है। लेकिन लॉस अगर ये साल में कैरी कवर नहीं होता है तो अगले साल की इनकम में से गए साल का लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। एक मिनट। तो ये सब इधर काउंट होते हैं इनकम में, और लॉसेस अगर है तो लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। इसलिए कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करना, टैक्स का प्लानिंग करना दोस्तों, कभी भी याद रखना। आपका चार्टर अकाउंटर अगर आपको टैक्स छुपाने का सलाह देता है तो गलत है। लेकिन टैक्सेशन टैक्स सीए जो आपको अगर टैक्स प्लानिंग करके देता है, आपके लॉसेस बताता है या आपको लॉस यूनिट बताता है या कोई लॉस यूनिट आप परचेस कर लेते तो काफ़ी इनकम वहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का प्लानिंग करना सीखना है। और ये सीए हुबेहूब करते हैं, खाली सीए का फी अच्छा दे दो, टाइम पे दे दो फी उनका, तो फिर इशू नहीं आता है, तो फिर वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। चैप्टर 6 में है एग्रेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। और ये जो है डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग ऑफ टोटल इनकम, ये डिडक्शन एक बार वापस देख लीजिए प्रॉपरली आप घर पे जाने के बाद। जैसा 80A में है डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, 80A ओमिट हो गया है, लेकिन 80A भी बोलता है डिडक्शन टू बी मेड विथ रेफरेंस टू द इनकम इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन एसी डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड वगैरह। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल पेमेंट, जैसा एटीसी है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और डेफरी एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टन इक्वल इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा। एटीसीसीए क्या बोलता है, एटीसीसीए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर द नेशनल सेविंग्स स्कीम और पेमेंट टू बी डेफर्ड एन्युटी प्लान। ऐसे सब डिडक्शन है, आराम से देख लीजिए। एटीईई है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। एटीजी है जब डोनेशन वगैरह देते हैं ना चैरिटेबल ट्रस्ट को, एटीजी से डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को देता है तो 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हैं तो 50% डिडक्शन मिलता है। तो सपोज आपका टैक्सेबल इनकम 2 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख के रुपए रुपए के ऊपर सपोज आपको 30% टैक्स देना है, तो कितना जाएगा टैक्स आपका 2 लाख का 30%? हाँ, दो 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 बेत्रिक साहब 60,000 टैक्स जाएगा। लेकिन ये 2 लाख में से अगर आप 1.5 लाख रुपए इसमें डाल देते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो 1.5 लाख सीधा इनकम से लेस हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, और खाली 50,000 के ऊपर ही इनकम भरना पड़ेगा आपको। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो डोनेशन का जो पुण्य मिलता है या डोनेशन का जो कर्मा हमारे से होता है, वो कर्मा का जो फल है वो कई गुना ज्यादा मिलता है।
मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी हम भंडारा करते हैं ना इधर दिल्ली में, तब पैसा अपने आप ही आने लगता है, कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। रोटरी फाउंडेशन को हम हर साल, पॉलरिस सोसाइटी मेंबर है, हर साल $1,000 का डोनेशन देते हैं। लेकिन जब डोनेशन देते हैं ना, तो कैसा पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि कर्मा रिफ्लेक्ट करता है। जब आप कोई अच्छे कार्य के लिए डोनेट करते हैं ना, तो कर्मा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कर्मा का रिफ्लेक्शन जो है ये होता है, और हमारा प्रॉस्पेरिटी और बढ़ता है। ये पहला फायदा है। और दूसरा फायदा है डोनेशन देने का, कि डोनेशन देने के बाद टैक्स से रिबेट मिलता है। तो मैं 1.5 लाख रुपए में क्या फायदा हुआ, 1.5 लाख जो मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया है, या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया है, या रोटरी फाउंडेशन को दिया है, जिसमें डिडक्शन मुझे 100% है। ओके, तो ये 1.5 लाख रुपए मेरा इनकम से कम हो गया, ये फायदा हुआ। इनकम टैक्स से मुझे लेस हो गया, ये पहला फायदा है। और दूसरा फायदा है, ये 1.5 लाख डोनेशन देने से जो मेरा कर्मा में वृद्धि होती है, और ये कर्मा की वृद्धि जो है ना, ये खाली बॉडी तक सीमित नहीं रहती है दोस्तों। जो हम अच्छे कार्य काम करते हैं ना, या हम बुरे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, इसका हम इफेक्ट हमारे खाली ये बॉडी के ऊपर नहीं होता है, ये बॉडी के साथ साथ आने वाले अनेक बॉडी के ऊपर भी होता है। ये जन्म तक ही सीमित नहीं है, अगले जन्म का भी इसका इफेक्ट होता है। इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं, जितनी कैपेसिटी उतना डोनेट करते रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रखते हैं, तो हमारा कर्मा पॉजिटिव होते रहता है। अगर हम किसी को निराश करते हैं, उसको दुख देते हैं, तो इसका निगेटिव कर्मा में परिवर्तन होता है दोस्तों। एक कर्म सिद्धांत बहुत अलग है भगवत गीता में, और दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में। आप इस्लाम का लो, या बाइबल लो, या गुरु ग्रंथ साहब लो, या अपने गीता लो, या बाकी कोई भी ग्रंथ लो, इसमें कर्म सिद्धांत बहुत पावरफुल दिया गया है दोस्तों। तो ये कर्म सिद्धांत से बचने के लिए हमने जरूरतमंद को मदद करनी चाहिए। जैसे हम काम करते समय प्रो बोनो मैटर ले लेते हैं, कभी कभी गरीब लोगों का कभी कभी फ्री में केस ले लेते हैं। तो सपोज एक आधा अमेरिका हम केस लेते हैं प्रॉपर्टी मैटर का, उसका हम 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो वो उसका जो बेनिफिट मिलता है वो हमको ये शरीर के लिए ही मिलता है, वो 10 लाख का बेनिफिट ये शरीर के लिए ही मिलेगा। लेकिन एक आधा गरीब का हम प्रो बोनो मैटर करते हैं ना दोस्तों, तो उसका इफेक्ट कर्मा के ऊपर हमारे आगे आने वाले जन्म में भी होगा। इसलिए कैपेसिटी से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा कंगाल होके लोग समाज सेवा कीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। सपोज मान के चलो कि हमारी घर हो गया, मकान हो गया, प्रॉपर कार हो गया, सब हो गया, उसके बाद तो कम से कम हमने 10% या 5% अर्निंग का समाज में रिटर्न करना चाहिए। और फिर CSR, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी CSR करती है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बोलते हैं, ऐसे है। तो इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन बहुत है। डिडक्शन के पूरे अगर एक सेक्शन है पढ़ेंगे तो क्या मजा आएगा आपको, हाँ? कभी सोचा ही नहीं था कि सोमानी सर के प्रोग्राम प्रॉपर्टी का था, और इसमें इनकम टैक्स का भी हमको ऐसा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जो चीजें है वो सब कवर करना मेरा काम था। मैंने सोच के ही रखा था, 6 महीने से मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी मैटर का ऐसा एक प्रोग्राम लेना है कि जिसमें एंटायर सब चीज कवर हो, ऐसा है। अभी कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर भी लेना है। कॉर्पोरेट लॉ कम से कम 40 से ज्यादा कॉर्पोरेट लॉ है। एक कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर भी प्रोग्राम बनेगा तो मेरे ख्याल से वो एक दिन का नहीं हो सकता, उसको कम से कम 7-8 दिन लगेंगे। लेकिन 7-8 दिन के प्रोग्राम में क्या होता है, लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट लॉ का अलग अलग ग्रुप करेंगे, अलग अलग उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग ही उसका सिस्टम हम डेवलप करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन चैप्टर 8 में है रिबेट एंड रिलीफ्स। चैप्टर 9 में है डबल टैक्सेशन बेनिफिट्स, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ऐसे पूरे टैक्स लॉ है, बहुत बड़ा टैक्स लॉ है। और अभी तो ये तो कानून मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी नया जो कोड आ रहा है वो कोड और भी विस्तार से और सिंप्लीफाई करके दिया है, बहुत अच्छा सिंप्लीफाई करके दिया। वो कोड के ऊपर सेपरेट इनकम टैक्स, ये नए कोड के ऊपर हम एक सेपरेट प्रेजेंटेशन लेंगे दोस्तों, जिसमें हम इनकम टैक्स का प्रॉपरली सब एनालिसिस करेंगे। और कौन सा टैक्स आपको बेयर एक्ट देखना जरूरी है, ये मैटर में वो बता रहा हूँ आपको। लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट देख लिया हमने, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन है देख लिया, स्पेसिफिक रिलीफ तमिलनाडु, मोस्टली कवर हो गया दोस्तों।
दोस्तों ये कंक्लूडिंग सेशन है। अभी कंक्लूडिंग सेशन में मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि पैसा मजबूत कमाइए, टैक्स का प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर्टी लेते रहिए। 100 रुपये अगर आप कमाते हैं, व्हेन यू आर अर्निंग 100 रुपीज, इन्वेस्ट 40 रुपीज। अर्निंग अर्निंग का मतलब कमाते हैं, ये मेन नेट इनकम जो आपका होगा। ओके, इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज, इन्वेस्ट 40 रुपीज इन secured, that is gold, silver, like that. Invest in 30 rupees in shares, invest 30 rupees in mutual fund, and within a span of 2 years, 3 years, collect all this money and purchase property. जितनी प्रॉपर्टी में आप डालते रहेंगे, बीच में लिक्विडेट करना है, म्यूचुअल फंड है आपका, शेयर्स हैं आपका, सोना नाना है, इसका बीच में 2-3 साल में एक हैंडसम अमाउंट हो गया, 2-3 लाख 5 लाख, तो उसको फिर लिक्विडेट करना, और वो क्या करो आप, इसमें डाल दो, प्रॉपर्टी में डाल दो। फिर प्रॉपर्टी में 2 लाख में थोड़ा दूर प्लॉट आएगा, लेकिन आएगा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। और फिर प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट कमा के, प्रॉपर्टी कमा के, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्रॉपर्टी से ही पैसा बना सकते हैं। और बहुत सही ढंग से, एक के दो, दो के चार, चार के पांच प्रॉपर्टी कैसे उगे पता नहीं चलेगा। जब आप पहली प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तब जितना तकलीफ होता है, उतना तकलीफ दूसरी प्रॉपर्टी परचेस करते समय नहीं होता है। मुझे याद है, मैंने पहला फ्लैट परचेस किया था 1,37,000 में, 1,31,000 में पहला फ्लैट परचेस। लेकिन मुझे उस समय जबरदस्त तकलीफ हुई। जब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी परचेस की थी पूना में, 3,76,000 का, उतना तकलीफ नहीं हुआ। उसके बाद 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेस की, उससे कम तकलीफ हुआ। फिर बीच में हमने अभी अभी एक 2.5 लाख 3 लाख का, करोड़ का, 3 लाख 2.5-3 लाख करोड़ का हमने बेंगलोर परचेस किया, उसमें तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हुई। बीच में मैंने दिल्ली में फ्लैट कुछ परचेस किए, कोई तकलीफ नहीं हुई। एक बार आपको ये प्रॉपर्टी परचेस करने का, इनकम जनरेट करने का आदत लग जाता है ना, तो आपका होराइजन बढ़ जाता है। जब आपका होराइजन अर्निंग का बढ़ता है, होराइजन इन्वेस्टमेंट का बढ़ता है, तब वो एक बार बैलेंस शीट के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी आने लगती है, होराइजन बढ़ने लगता है, तो फिर प्रॉपर्टी आपके पास आती है। खाली आपको एक्सेलेंसी करना है। जो आप वकालत की सेवा कर रहे हैं, या जो प्रोफेशन में आप हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मैटर्स में आप काम कर रहे हैं, ये एक्सेलेंट करना है। एक्सेलेंट अगर करता है तो लोग हैप्पी होते हैं, और लोग हैप्पी होने के बाद उसका कर्मा के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और लोग हैप्पी होने के बाद आपका बिजनेस चारों ओर से बढ़ने लगता है। क्योंकि लोग हैप्पी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप खुद अंदर से खुश होते हैं। और जो आदमी अंदर से खुश होता है ना, वो प्रोग्रेस बहुत जल्दी कर लेता है। क्योंकि अंदर से खुश रहने वाला आदमी दुनिया की एटमॉस्फेयर की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है दोस्तों। तो मैंने लॉ के एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से, भगवत गीता के एंगल से, सभी एंगल से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप स्वस्थ ना बैठे। ये मुझे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का है ना, एक अजीब लगता है दोस्तों। कोई बोलते हैं कि 16 माला का जाप करो, कोई बोलते हैं 5 माला का जाप करो, कोई बोलता है गीता का तत्वज्ञान ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं गीता रोज पढ़ता हूँ, कॉलेज के जमाने से पढ़ता हूँ, 15 श्लोक अर्थ के साथ पढ़ता हूँ। गीता कर्म सिद्धांत सिखाती है, कर्म फल सिद्धांत सिखाती है। कर्म फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करते रहो। हम्म? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। क्रोध मत करो, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से कैसा समूह तैयार होता है, समूह से स्मृति भ्रंश कैसा होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश कैसा होता है, और बुद्धि नाश से आदमी का पतन कैसा होता है। एक क्रोध की है, ऐसे इतना सुंदर ये। और काम करते रहो, स्वस्थ बैठ के माला जपने का आदेश भगवत गीता किधर भी नहीं देती है, किधर भी नहीं देती है। ये याद रखना। इसलिए माला जपने के लिए, मन शांति के लिए, वगैरह 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 होगा कुछ कुछ संस्था का, मुझे मालूम नहीं है। मैं भी माला जपता हूँ, मैं भी 5-6 माला अलग अलग गुरु मंत्र की ये वो जपता हूँ, बराबर है। लेकिन मैं बिजी रहता हूँ। मैं 12-12 13-13 घंटा काम करता हूँ। तो 12-12 13-13 घंटा काम करने के बाद आप एक भी माला नहीं जपेंगे, एक भी मंदिर में नहीं जाएंगे, एक भी नमाज नहीं अदा करेंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपका कार्य क्षमता, कर्म सिद्धांत जो कर्म फल सिद्धांत जो है, और आपका कर्म योग, इसको गीता में कर्म योग है। कर्म योग सबसे बड़ा योग है दोस्तों। आप कर्म काम करते रहो, तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी है, जो क्या फल देना, कौन सी सिचुएशन में देना, गॉड विल डिसाइड इट। इसलिए जो मिलता है फल एक्सेप्ट करो, चलो। नहीं मिला है फल, चलो आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं खुद काम करने का तो मुझे तजुर्बा आ गया,
कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, और कभी कभी वो केस आता नहीं है हमारे पास। डिस्कशन होते हैं, मीटिंग होता है, सब होता है, उसमें 10 लाख का फी तय होता है, सब होता है, अभी एडवांस भेजना है, और बाई चांस वो इधर उधर चला जाता है, तो भी बुरा नहीं मानने का, क्योंकि हमने जो कष्ट किया ना उसका आनंद मिलता है। और फिर उसको, वो आदमी को हम मैसेज भेज देते हैं, शायद आप हमको केस देना नहीं चाहते थे, लेकिन आप गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएंगे, इतनी हमको खातिर है। फ्यूचर में आपको कभी भी हमारा हेल्प लगेगा, आप हमको कॉल कर सकते हैं, और आपको ये केस जीतने के लिए, जिस नए वकील को आपने केस दिया है, वो वकील को जीतने के लिए, आपको भी ये केस जीतने के लिए हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप एक केस जीतो और हैप्पी और आनंदी रहो, ऐसा संदेश हम उसको भेज देते हैं, तो उसके दिमाग में पॉजिटिव ही अटा, फिर उसके उसको जब भी जरूरत पड़ती है हमारे कभी भी, तो वो वापस हमको कांटेक्ट कर लेते आगे आता है। इसलिए पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, हैप्पी रहो, कर्म फल सिद्धांत के ऊपर फोकस करो, ज्यादा कर्म कांड में मत अड़को, ये माला ये इतने जाप करना, ये इतना जाप करना, वो उतना जाप करना, इससे आपका समय बर्बाद होता है। हाँ, खाली टाइमिंग में आप कुछ चीजें करते हैं। मेडिटेशन जरूरी है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन अच्छा करे, एक्सरसाइज रेगुलर करो, एक्सरसाइज को कभी भी गैप मत दो। बीमार है तो भी एक्सरसाइज, अभी मैं बीमार है तो भी मैंने सुबह एक्सरसाइज किया, कल बीमार था तो भी एक्सरसाइज किया। मैं एक्सरसाइज को और गीता पढ़ने को, एक्सरसाइज को, गीता पढ़ने को, लॉ अपडेट्स को, रोज एक पेज लिखने को मैं कभी भी छुट्टी नहीं देता दोस्तों, कभी छुट्टी नहीं देता। मेरी माता गई, मेरे पिताजी गए, उस दिन भी इसको छुट्टी नहीं मिली दोस्तों, उस दिन भी मैं ये काम करता हूँ। गीता 15 श्लोक पढ़ना, आपका एक्सरसाइज रोज करना, लीगल अपडेट से रोज देखना, और आपका एक पेज रोज लिख के निकालना है। क्योंकि अभी क्या होगा, आर्गुमेंट का काम रहता है, ड्राफ्टिंग का काम सब हमारे जूनियर लोग करते हैं, रिसर्च का काम थोड़ा बहुत हम करते हैं, जूनियर करते हैं, मुझे आर्गुमेंट का काम रहता है, लिखने की आदत खराब हो गई है। इसलिए दिशा मागी रोज काही तरी लिहित जावे, ऐसे रामदास स्वामी ने, हमारे जो मेरे मेरे 3 गुरु है, एक रामदास स्वामी है, एक आचार्य चाणक्य है, और एक नानी पालके वाला है। तो रामदास स्वामी मेरे स्पीच स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉलिटिकल गुरु है, जो शिवाजी महाराज के भी थे, संभाजी महाराज के भी थे, और उनका दासबोध से बहुत अच्छा नॉलेज आज भी मिलेगा। आज भी कभी भी दासबोध पढ़ेंगे, यू विल फाइंड एक फंटास्टिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फंटास्टिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल, पॉलिटिक फंटास्टिक गवर्निंग प्रिंसिपल, ये। और दासबोध दुनिया के हर भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। आपको जर्मनी में चाहिए, जापान में चाहिए, मिलेगा, आपको उर्दू में चाहिए मिलेगा, आपको इंग्लिश में चाहिए मिलेगा। ओरिजिनल ग्रंथ है मराठी है, रामदास स्वामी का। दूसरा है हमारे आचार्य चाणक्य, उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, या आचार्य नीति है, चाणक्य नीति है, या कौटिल्य अर्थशास्त्र ग्रंथ है, ये बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें पूरा जीने का तरीका, जीने का साहस, ये सब कुछ इसमें दिया है। और तीसरे गुरु जो मेरे नानी पालके वाला, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है, केशवानंद भारती केस से हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निर्माण किया है, और जो हमारी लोकतंत्र खत्म होने जा रहा था, कोई बीच में का शासक खत्म कर रहा था, उस समय इसने लोकतंत्र को जिताया है बहुत सारे रिपोर्टेड जजमेंट में। ऐसे मेरे गुरु नानी पालके वाला है। मेडिटेशन करते समय हम इनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण धोते हैं, प्रार्थना करते हैं, पैर हम इनके दबाते हैं, ऐसा बहुत कुछ काम करते हैं दोस्तों। तो मेडिटेशन जरूर करो, एक्सरसाइज जरूर करो, हैप्पी रहो, दूसरे का कल्याण सोचो, जो आपका बुरा करेगा उसका भी कल्याण सोचो, और हैप्पी रहो। और कभी किसी को, किसी ने पंगा लिया, तो उसकी जगह पे उसको बताना है, तो लीलाएं भी करनी पड़ती हैं। क्रोध आने का लीला भी कभी करना पड़ता है, लेकिन अंदर से आप में क्रोध नहीं चाहिए। बाहर से ही खाली क्रोध सामने वाले के ऊपर इफेक्ट करने के लिए आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ कुछ चीजें, आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल शुड बी टुगेदर इन लाइफ, इतना बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।